हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे अन्य गत विद्या से संबंधित रचनाएं जो आवारा मसीहा है, जिसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा 1974 ईस्वी में बंगला उपन्यासकार शरत चंद्र की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित यह जीवनी 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 3। नंबर 1 दिशाहारा, जिसमें शरत चंद्र के बचपन की घटनाएं हैं। नंबर 2 दिशा की खोज, इसमें है साहित्यिक जीवन और जीविका की खोज। नंबर 3 दिशांत है, जिसमें सामाजिक कार्य एवं साहित्यिक विद्याओं में उनकी रचनाशीलता को बताया गया है। जीवनी का सारांश। दिशाहारा। दिशाहारा में 18 शीर्षक है, जिसमें शरतचंद्र के पिता का नाम मोतीलाल चट्टोपाध्याय और माता का नाम भुवन मोहिनी था। उनका जन्म 15 सितंबर 1876 ईस्वी को बंगाल के हुगली जिले के एक छोटे से गांव के देवानंदपुर में हुआ था। किसका? शरत चंद्र का। शरत चंद्र के पिता कल्पना जीवी थे, जिसका कारण वह अपनी ससुराल में घर जमाई बनकर रहते थे। घर जमाई बनकर कौन रहते थे? शरत चंद्र के पिता। शरत को भागलपुर में अपने नाना केदारनाथ गंगोपाध्याय के कड़े अनुशासन में रहना पड़ता था। नेक्स्ट, शरत चंद्र का बचपन देवानंदपुर में बीता और वह बहुत ही कष्टपूर्ण रहा। घर में खाने पीने की चीजों की कमी रहती थी। पिता एक स्थान पर ठहरकर जीवन यापन नहीं करते थे, जिससे परिवार को बार बार स्थान बदलना पड़ता था। इससे शरत की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती थी। शरारती होने के कारण बावजूद भी शरत पढ़ने में बहुत तेज था। शरतचंद्र बचपन में कैसे थे? शरारती और चंचल स्वभाव के थे, लेकिन फिर भी वे क्या थे? पढ़ने में तेज थे। लेकिन दिशाहीन रहने के कारण वे पथभ्रष्ट होने लगा। दिशाहीन का मतलब यह है कि उन्हें सही राह नहीं मिली, सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण क्या हो गए? अपने रास्ते से भटक गए। वह तालाब से मछली चुराता, बाग से फल चुराता और फिर उसे गरीबों में बांटता था। इम्पोर्टेंट कथन है, पूछा जा सकता है कि वह शरतचंद्र क्या क्या करते थे? तालाब से मछली चुराते थे, बाग से फल चुराते और फिर वह उन्हें किस में बांटता था? गरीबों में। नेक्स्ट है शरारत के बावजूद भी शरतचंद्र की जो शरारतें थी, उनके बावजूद भी वह पढ़ाई में मेहनत करता था। 18 वर्ष की आयु में एंट्रेंस पास करके भागलपुर के तेज नारायण जुबली कॉलेज में भर्ती हुआ। पढ़ने में इतने तेज थे कि उन्होंने 18 वर्ष की आयु में एंट्रेंस परीक्षा पास की और जुबली कॉलेज में भर्ती हुए। लेकिन घोर दरिद्रता में उसकी मां की मृत्यु हो गई। वह अपनी पढ़ाई की फीस नहीं जुटा पाता था। उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कुछ दिनों तक उसने अपनी आर्थिक हालत सुधारने के लिए नौकरी की, फिर नौकरी छोड़ दी। वह नीरदा नाम की एक लड़की से प्रेम करते थे। नीरदा नाम की लड़की से कौन प्रेम करते थे? शरतचंद्र। सामाजिक कठोरता के कारण उसका प्रेम असफल रहा। एक दिन पिता द्वारा संग्रहित कीमती पत्थरों को बेच देता था, जिस कारण पिता उसे सुना देते और वह घर छोड़कर निकल जाता। वह साधु बनकर जीवन बिताने लगता। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर वापस घर आता है और अपने भाई बहन की चिंता करने लगता है। फिर रोजगार के लिए रंगून चला जाता है। यहीं पे क्वेश्चन बनेगा कि शरत चंद्र रोजगार के लिए कहाँ पे जाते हैं? रंगून में। दिशा की खोज 18 शीर्षक। इस शीर्षक की शुरुआत होने के प्रकरण में शरत चंद्र रंगून आ गया था। रंगून में वह अपने मामा के अघोरनाथ, शरत चंद्र के मामा कौन थे? अघोरनाथ के यहाँ रहकर नौकरी करने लगा। प्रारंभ में वह अस्थायी क्लर्क की नौकरी की थी, जो बाद में स्थायी हो गई। वहां वह अच्छे गायक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अकस्मात अचानक ही प्लेग फैल जाने के कारण वह बीमार हो गया, लेकिन किसी तरह उनके प्राण बच गए। किसके? शरतचंद्र के। यही उनका परिचय शांति से हुआ। शांति नाम की लेडी से हुआ। शांति के पिता एक बूढ़े से उसका विवाह करवाना चाहता था। अंत में शरत ने उससे विवाह कर लिया, लेकिन जल्द ही शांति की मृत्यु भी हो गई। इसी दौरान उनकी बड़ी दीदी कहानी प्रकाशित हुई। किसकी? शरतचंद्र की जो कहानी, जो रचना थी, बड़ी दीदी कहानी प्रकाशित हुई।
कुछ समय बाद उनका परिचय मौजदा नामक युवती से हुआ। शरत ने उनसे विवाह कर उसका नाम हिरणमयी देवी रखा। शरत पशु पक्षियों से भी काफी प्रेम करता था। एक दिन अचानक उसके घर में आग लग जाने से उसकी सारी पुस्तक, तैलचित्र, चरित्रहीन नारी का इतिहास जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं जलकर राख हो गई। इससे क्षुब्ध दुखी होकर उन्होंने लिखना बंद कर दिया, लेकिन अपने मित्रों के कहने पर पुनः साहित्य रचना शुरू कर दी। कलकत्ता आने पर यमुना पत्रिका के संपादक के आग्रह पर नारी का मूल्य निबंध तथा रामेर सुमति आदि कालजयी रचनाएं की। उनकी बाल जीवन में लिखी कहानियां भी प्रकाशित होने लगी। उनकी लिखी रचना चरित्रहीन को अश्लील भी कहा गया। शरत चंद्र की कौन सी ऐसी रचना है जिसको अश्लील कहा गया था? तो वो थी चरित्रहीन। लेकिन फिर भी वह रचना करते रहे और श्रीकांत और विराट बहू जैसे उपन्यासों की भी रचना की। अंत में वे त्यागपत्र देकर कलकत्ता चले गए। वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। शरत चंद्र के कौन कौन से उपन्यास है? श्रीकांत और विराज बहू। दिशांत 30 शीर्षक। कलकत्ता लौटने पर लोगों ने शरत चंद्र का हृदय से स्वागत किया। कलकत्ता में वह एक किराए के मकान में पूरे परिवार को साथ और संगठित करके रहने लगे। कुछ ही दिनों में शरत चंद्र काफी प्रसिद्ध हो गए। उनकी कृतियां लोगों की जुबान पर चढ़ने लगी। देवदास, काशीनाथ, स्वामी दत्ता, गृहदा आदि रचनाओं ने साहित्य जगत में धूम मचा दी। इसी समय शरत चंद्र राजनीतिक जीवन में सक्रिय हो गए। उस समय तक स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ चुका था। वह गरम दल के विचारों को स्वतंत्रता के लिए आवश्यक मानते थे। लोकमान्य तिलक को सच्चे हृदय से स्वीकार करते थे। कौन? शरत चंद्र। उनके अनुसार यदि सभी देशवासी मिल जाए तो अंग्रेजों को 24 घंटे में देश छोड़ देना पड़ेगा। शरत बाबू को चरखा चलाने में विशेष आनंद आता था। वह महीन सूत काटना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि चरखा चलाने से स्वराज कभी नहीं मिल सकता। स्वराज पाने के लिए लोगों को त्याग करना पड़ेगा। यद्यपि वे रविंद्रनाथ के प्रशंसकों में से एक थे, लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि उन्होंने मजदूरों के हित में हुए आंदोलनों का साथ नहीं दिया, जिस कारण उन्होंने उनको अपनी नाराजगी भी दिखाई। यद्यपि उन्होंने कभी सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लिया, वह सत्याग्रह के पक्षपाती नहीं थे। उनके अनुसार कारागाह में व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहती और वहां तंबाकू खाने की स्वतंत्रता भी नहीं रहती। वह अपनी कहानियों में राजनीतिक विषय पर भी लिखते थे, जिसका सीधा प्रभाव जनता पर पड़ता था। वह जमादारी प्रथा के भी खत्म होने के पक्षपाती थे। उनके अनुसार जमींदार मजदूरों और छोटे किसानों का शोषण करते हैं, जिस कारण वह बहुत क्षुब्ध थे, दुखी थे। उन्होंने पथेर दाबी नामक उपन्यास क्रांतिकारियों को संदेश देने के लिए ही लिखा था। शरतचंद्र जी का कौन सा ऐसा उपन्यास है जो क्रांतिकारियों को संदेश देने के लिए लिखा गया? तो वह पाथेर दाबी। उनका मानना था कि स्वराज केवल क्रांति से ही आ सकता है, अहिंसा से नहीं। वह गुप्त रूप से क्रांतिकारियों की मदद करते थे। एक एक दिन देशबंधु के देहावसान यानी कि मृत्यु से वे काफी दुखी हुए और राजनीति से उनका मोहभंग होने लगा। तभी अंग्रेज सरकार ने उनका उपन्यास पथेर दाबी को जब्त कर लिया, लेकिन जब तक उनकी पुस्तक घर घर पहुंच चुकी थी। जब पुलिस उनके घर तलाशी के लिए पहुंची तो पुस्तक की एक भी कॉपी नहीं मिली। बुढ़ापे में उनको कैंसर हो गया था, फिर भी वह कभी किसकी चिंता नहीं करते थे। वह कहते थे रोग अपना काम कर रहा है और मैं अपना। अंत में वह ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए, जहां 16 जनवरी 1938 को उनकी मृत्यु हो गई। तो शरत चंद्र की मृत्यु कब हुई थी? 16 जनवरी 1938 ईस्वी को। मुख्य पात्र है केदारनाथ जो उसके नाना है, मोतीलाल पिता थे, भुवन मोहिनी माता, अघोरनाथ छोटे नाना, सुरेंद्रनाथ मामा और मनिंद्र छोटे नाना का बेटा। शरत चंद्र का सहपाठी था ठाकुरदास बड़े मामा, अक्षय पंडित पहले गुरु, राजू दोस्त, काशीनाथ दोस्त, धीरू दोस्त, नीला दोस्त, मुसाई सेवक और नौकर, देवी छोटा मामा, राजेंद्रनाथ मित्र आयु में बड़ा, बंदोपाध्याय पंडित 5 वर्ष तक इन्हीं की पाठशाला में भर्ती, भोलू कक्षा का प्रमुख, सदानंद मित्र के साथ में मछली फल चोरी करता था, शांति पहली पत्नी,
मोक्षदा हिरण्मयी देवी दूसरी पत्नी, राजबाला, राजबाहु, नैन तारा, शशि तारा आदि इसमें क्या है, प्रमुख पात्र हैं। विशेष कथा की शुरुआत भागलपुर ननिहाल से होती है। उनके नाना लोग गांगुली परिवार के थे। मोक्षदा से सेवरीति से विवाह कर लिया। विवाह के बाद शरत ने उनका नाम हिरणमयी रखा। शरत चंद ने मूल्य पर निबंध लिखने की योजना की, जिनके विषय निम्नलिखित हैं। किन किन विषय पर? नारी का मूल्य, धर्म का मूल्य, ईश्वर का मूल्य, नशे का, आत्मा का मूल्य, पुरुष का मूल्य, साहित्य का मूल्य, समाज का मूल्य, अधर्म का मूल्य, वेश्या का मूल्य, सत्य का मूल्य, झूठ का मूल्य, सांख्य का मूल्य और वेदांत का मूल्य। केवल नारी का ही मूल्य लिखा जा सका, अन्य मूल्यों को न लिखा जाना साहित्य का दुर्भाग्य है। प्रमुख उदाहरण है भूमिका है। हिंदी ग्रंथ वेरी इंपोर्टेंट है, भूमिका से क्वेश्चन बन रहे तो ये कथन पूछे जा सकते हैं। हिंदी ग्रंथ रत्नाकार मुंबई के स्वामी श्री नाथुराम प्रेमी ने शरत साहित्य का प्रामाणिक अनुवाद हिंदी में प्रकाशित किया। नेक्स्ट है, इसका मुख्य कारण था शरतचंद के प्रति मेरी अनुरक्ति। उनके साहित्यकार को पढ़कर उनके जीवन के बारे में, विशेषकर श्रीकांत और राजलक्ष्मी के बारे में जानने की उत्कट इच्छा कई बार हुई। नेक्स्ट कथन है, सही अर्थों में जिसे जीवनी कह सके वैसी कोई पुस्तक बांग्ला भाषा में नहीं। उनके जीवन की कल्पित कहानी को जीवनी का रूप देकर अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई, पर उनमें शरत बाबू का वास्तविक रूप तो क्या प्रकट होता, वह तो और भी जटिल हो उठा। नेक्स्ट कहता है, प्राय सभी मित्रों ने मुझसे कहा तुम शरत की जीवनी नहीं लिख सकते। अपनी भूमिका में मैं यह बात स्पष्ट कर देना कि शरत की जीवनी लिखना असंभव है। ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने कहा छोड़ो भी, क्या था उसके जीवन में जो तुम पाठकों को देना चाहोगे? नितांत स्वच्छंद व्यक्ति का जीवन क्या किसी के लिए अनुकरणीय हो सकता है? नेक्स्ट है, बचपन और यौवन में जिस प्रकार का जीवन उन्हें जीना पड़ा उससे वे संतुष्ट नहीं, वे निचली गहराइयों से होकर ऊपर उठे। प्रारंभिक जीवन में जिस अभाव, अपमान और उपेक्षा से उन्हें गुजरना पड़ा उससे उनके कलाकार को तो बल मिला, पर उनका जीवन टूट गया। जीवन संध्या में क्या सचमुच उन्हें इस बात का दुख था कि उन्होंने आवारगी का जीवन बिताया, नाना प्रकार के वास्तविक और अवास्तविक प्रेम प्रपंच किए। इस पुस्तक की सामग्री के 3 प्रमुख स्रोत रहे। एक तो उन व्यक्तियों में साक्षात्कार जो किसी न किसी रूप में शरत बाबू से संबंधित रहे, दूसरे उनके समकालीन मित्रों के लेख संस्मरण, और तीसरे उनकी अपनी रचनाओं में इधर उधर बिखरे हुए स्थल और प्रसंग जिनका उनके जीवन में सीधा संबंध रहा। इतने अनुभव के बाद भी उन्हें ढूंढ लेना बहुत कठिन नहीं है पुस्तक से। इस तरह मोतीलाल की सारी कला साधना व्यर्थता में ही सफल हुई। परिवार का भरण पोषण उनके लिए असंभव हो गया। यह देखकर शरत की मां भुवन मोहिनी ने पहले तो पति को बहुत कुछ कहा सुना, फिर अपने पिता केदारनाथ से याचना की और एक दिन सबको लेकर भागलपुर चली आई। मोतीलाल एक बार फिर घर जमाई होकर रहने लगे। नेक्स्ट कथन है, इसलिए यह बात निसंकोच कही जा सकती है कि बालक शरत का साहित्य से प्रथम परिचय आंसुओं के माध्यम से हुआ। उस समय वह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है, लेकिन शीघ्र ही वह यह अवश्य समझ गया कि वह क्लास में बहुत पीछे है। यह बात वह सह नहीं सकता था, इसलिए उसने परिश्रम पूर्वक पढ़ना प्रारंभ कर दिया और देखते ही देखते बहुतों को पीछे छोड़कर अच्छे बच्चों में गिना जाने लगा। नेक्स्ट है, नेवर माइंड बेबी, मंथ इज नाइट, डांस लिटिल बेबी, डांस अप हाई, देयर लिटिल बेबी, देयर यू को एंड के पार एंड को। उसके शौक भी बहुत थे, जैसे पशु पक्षी पालना, उपवन लगाना, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख था तितली उद्योग। नाना रूप रंग की अनेक तितलियों को उसने काट के बक्स में रखा था, परंतु शरत था कि पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना, गोली और गुल्ली डंडा जैसे निषिद्ध खेल उसे बड़े प्रिय थे। लेकिन उसके ये सब काम नाना लोग पसंद नहीं करते थे। उनकी मान्यता थी कि बच्चों को केवल पढ़ने का ही अधिकार है। प्यार, आदर और खेल से उनका जीवन नष्ट हो जाता है। सवेरे स्कूल जाने से पहले घर के बरामदे में उन्हें चिल्ला चिल्ला कर पढ़ना चाहिए
और संध्या को स्कूल से लौटकर रात के भोजन तक चंडी मंडप में दीवे के चारों ओर बैठकर पाठ का अभ्यास करना चाहिए। यही गुरुजनों की प्रीति पाने का गुण था। जो नियम तोड़ता था उसे आयु के अनुसार दंड दिया जाता था। कोई नहीं जानता था कि न जाने कब किसको घंटों तक एक पैर पर खड़े होकर आंसू बहाने पड़े। इस अनुशासन के बीच खेलने का अवकाश पाना बड़े कठिन था, परंतु आंखों में धूल झोंकने की कला में सरंत निशांत था। नेक्स्ट, बाग से फल चुरा लाने की कला में भी वह कम कुशल नहीं था। मालिक लोग संदेह करते पेड़ पर लगे अमरूदों की गिनती भी वे रखते, लेकिन वे डाल डाल तो सरत पात पात। यदि कभी पकड़ा भी जाता तो वीरों की तरह दंड ग्रहण करता। कथा शिल्पी शरत चंद के सभी प्रसिद्ध पात्र थे। देवदास, श्रीकांत, दुर्दांत राम और सर्प साची इस कला में निशान थे। निशान मतलब निपुण थे। वह खिलाड़ी था, विद्रोही भी उसे कह सकते हैं, पर बदमाश वह किसी भी दृष्टि से नहीं था। पिता की तरह उसमें भी प्रचुर मात्रा में सौंदर्य बहुत था। नेक्स्ट कथन है, न जाने कितनी बार वह इस पवित्र मौन एकांत में आकर बैठा होगा। दूर से आती बच्चों की शरारतों की आवाजें गंगा की कलकल ध्वनि में मिलकर एक रहस्यमय वातावरण का निर्माण करती होगी। प्रकृति का सौंदर्य जैसे उसके थके मन तन को सहलाता होगा। तब उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की होगी कि मैं सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूंगा, कि मैं जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा, कि मैं कभी छोटा काम नहीं करूंगा। लेकिन शरत केवल पढ़ता ही नहीं था, उसको समझने में और आसपास के वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन करने की सहज प्रतिभा भी उसमें थी। वह हर वस्तु को करीब से देखता था। एक तो घर जमाई, उसके उपरांत कठोर अनुशासन वाले परिवार में ऐसा बर्ताव करना, इसी कारण वहां उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व जैसे समाप्त हो गया था। उस परिवार के मुखिया में एक ऐसा भी नहीं था जो उसे प्रेरणा और सराहना के दो शब्द भी कहता। यही समय तो जीवन के सार्वजनिक विकास का प्रारंभिक काल माना जाता है। तब उसके लिए यह स्वाभाविक था कि वह परिवार के बाहर प्रेरणा के स्रोत खोजता, क्योंकि प्रारंभ से ही उसमें वे गुण विद्यमान थे जो व्यक्ति को महान बनने का अवसर देते। नेक्स्ट कथन है, देवानंदपुर बंगाल का एक साधारण सा गांव है। हरा भरा ताल तलैया, नारियल और केले वृक्षों से पूर्ण। मलेरिया की प्रचुरता भी कम नहीं। नवाबी शासन में यह फारसी भाषा की शिक्षा का केंद्र था। इसी गांव में 15 सितंबर 1876 शुक्रवार की संध्या को शरत का जन्म हुआ था। यही उसका बाल्यकाल अत्यंत अभाव में आरंभ हुआ। माँ न जाने कैसे गृहस्थी चलाती थी, जानती थी पति कैसे हैं। उनसे शिकवा शिकायत व्यर्थ। सार्थक यही है कि घर की शोभा बनी रहे। उन्होंने न कभी गहनों की मांग की, न कीमती पोशाक की। आत्म उत्सर्ग ही मानो उनका दाय था। जब भागलपुर में वे रहती थी तब चाचाओं के इतने बड़े परिवार में यह उन्हीं का अधिकार था कि सब माओं के बच्चों को अपनी छाती में छिपाकर उनकी देखरेख करे। कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा, किसको क्या कब खाना है, ऐसे असंख्य प्रश्नों को सुलझाने में उन्हें सांस लेने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। धीरू को एक शौक था, करौंदों की ऋतु आती तो वह उनकी माला तैयार करती और शरत को भेंट कर देती। शायद माल्यार्पण का अर्थ वह तब तक नहीं जानती थी, लेकिन समय के देवता ने एक न एक दिन यह रहस्य उन दोनों को समझा ही दिया होगा। वैसे उन दोनों का संबंध कम रहस्यमय नहीं था। उस दिन फिर शरत को माँ के हाथ तो मार खानी पड़ी। धीरू फिर पिटी, लेकिन दोनों की मित्रता में उससे कोई अंतर नहीं पड़ा। वह निरंतर प्रगाढ़ ही होती गई। बहुत ही दिन बाद शैशव की इस संगनी को आधार बनाकर शरत ने अपने कई उपन्यासों की नायिका का सृजन किया। शरत सुंदर नहीं था, आंखों को छोड़कर उसमें कोई विशेषता नहीं थी, लेकिन आंखों की यह चमक ही सामने वाले को बांध लेती थी। वर्ण श्यामता की ओर था और देह भी खूब रोगी, लेकिन पैर हिरन की तरह तरह दौड़ने में मजबूत थे। बिल्ली की तरह पेड़ों पर चढ़ जाता। बुद्धि भी तीक्ष्ण थी, लेकिन दिशाहीन कठोर अनुशासन के कारण उसका प्रयोग पद भ्रष्टता में अधिक होता गया। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। वह दूसरों के बागों के फल फूल चोरी करने लगा था,
लेकिन उन्हें वह दोस्तों और गरीबों में बांट देता था। दूसरों के ताल से मछली पकड़ने की उसकी जो पुरानी आदत थी, वह अब और बढ़ गई थी। थोड़े ही दिनों में उसके आसपास के लोग उससे तंग आ गए थे, लेकिन उसे पकड़कर दंड देने में वे सब असमर्थ थे। एक तो इसलिए कि वह फल और मछली को छोड़कर किसी और वस्तु को नहीं छूता था। दूसरे, बहुत से निर्धन व्यक्ति उसकी लूट पर पलते थे। शरत चोर नहीं था, घर में बेहद कंगाली थी, पर उसने कभी अपनी चिंता नहीं की। वास्तव में वह रॉबिन हुड के समान दुस्साहसी और परोपकारी था। अर्धरात्रि के निविड़ अंधकार में जब मनुष्य तो क्या कुत्ते भी बाहर निकलने में डरते थे, वह चुपचाप पूर्ण निर्दिष्ट बाग में या ताल पर पहुंचकर अपना काम कर आ लाता था। इस शुभ कार्य में उसके कई सहचर भी थे, परंतु उनमें सबसे प्रमुख था सदानंद। नेक्स्ट है सूक्ष्म पर्यवेक्षण की प्रवृत्ति उसमें बचपन से ही थी। जो कुछ भी देखता उसकी गहराई में जाने का प्रयत्न करता, और यही अभिज्ञता उसकी प्रेरणा बन जाती। गांव में एक ब्राह्मण की बेटी थी, बाल विधवा। नाम था उसका नीरू। 32 साल की उम्र तक कोई कलंक उसके चरित्र को छू भी नहीं पाया था। सुशीला, परोपकारणी, धर्मशीला और कर्मठ होने के नाते वे प्रसिद्ध थी। गांव में एक भी घर ऐसा नहीं था जिसने उससे किसी न किसी रूप में सहायता न पाई हो। शरत उसे दीदी कहकर पुकारता था। दीदी भी उसे बहुत प्यार करती थी। दोनों एक ही पर दुख कातर जाति के व्यक्ति थे न। नेक्स्ट कथन है, इन दृश्यों का कोई अंत नहीं था। इन्हीं को देखकर उसने सोचा कि मनुष्य में जो देवता है, उसका इतना तिरस्कार मनुष्य अपने ही हाथों से कैसे करता है। इन्हीं प्रश्नों ने उसकी पर्यवेक्षण शक्ति को तीव्रता दी और दिया संवेदन। इसी संवेदन ने उसे कहानीकार बना दिया। वह इन दिनों पढ़ना लिखना छोड़कर लकड़ी के कारखानों में काम सीखता था। यदि वह मोती जैसे अक्षर लिख सकता था, तो लकड़ी की सुंदर वस्तुएं भी बना सकता था। अद्भुत चरित्र था उसका, एक साथ वीरता और बांसुरी की विद्या में निशांत। कंठ स्वर कैसा मधुर था। हारमोनियम, क्लेयरनेट सभी खूब अच्छी तरह बजाता था। अभिनय करने की उसमें असाधारण प्रतिभा थी। वह प्रतिभाशालियों के वंश में पैदा हुआ था, इसलिए प्रतिभा ने उसका मुक्त होकर वर्ण किया था। उसका पहला उपन्यास बासा या काक बासा पूरा हो चुका था। केवल मामा सुरेंद्र नाथ ने उसे छिपे छिपे लिखते देखा था। घंटों पर घंटे न जाने कहाँ से आकर कहाँ चले जाते थे, पर उसका लिखना नहीं रुकता था। लेकिन बाद में यह रचना उसे पसंद नहीं आई। पिता की तरह उसने इसे पढ़ा, सोचा कि क्या यह रविंद्रनाथ जैसी हो सकती है। नेक्स्ट, घर में शरद के अतिरिक्त दो छोटे भाई प्रभास और प्रकाश थे। तो शरद के छोटे भाइयों का क्या नाम था? प्रभास और प्रकाश। तथा एक छोटी बहन सुशीला उर्फ मुनिया थी। इसी बहन की प्रस्तुति में मां ने प्राण दिए थे। बड़ी बहन अनीला की शादी हो चुकी थी। पत्नी के मरने पर छोटे बच्चों को लेकर मोतीलाल सचमुच अपंग हो गए। अनेक कारणों से ससुराल में रहना भी अब संभव नहीं था, सो खंजरपुर मोहल्ले में अलग मकान लेकर रहने लगे। लेकिन जो अब तक अर्जन विद्या में शून्य थे, वह परिवार का पालन कैसे करते, इसलिए वह विकट समस्या उन्हें हताश करने में समर्थ हो सकी। इस प्रकार पैसे के अभाव में उसकी पढ़ाई समाप्त हो गई। नाटक, थिएटर, गाना बजाना और साहित्य सर्जन, इन्हीं में उसका मन रमने लगा। राजू के साथ उसके अभियान और भी जोरों के साथ चलने लगे। उस समय कालीदासी नाम की एक नर्तकी मसूरगंज में रहती थी। उसके पास बहुत पैसा था, अपना 2 मंजिला मकान था, लेकिन मन था उसका धर्म में। कीर्तन करती थी। कंठ उसका बहुत मधुर था। इसी माधुर्य के लोभ में राजू अक्सर वहां जाता था। शरद के कॉलेज जाने का मार्ग भी उधर से ही था, इसलिए वह उसे भी नहीं छोड़ता था। कालिदासी इन दोनों से स्नेह करती थी। कंठ के माधुर्य और वक्पटुता के कारण नारियों का शरद के प्रति विशेष आकर्षण रहा। इन दिनों चोरी चोरी देवदास का सृजन चल रहा था। अतिशय भावुकता के बावजूद यह रचना शरत ने अपने असफल उत्कट प्रेम की आत्मस्वीकृति ही है, जो उसे बहुत अधिक प्यार करती थी। स्कूल की वह साथिन धीरू देवदास में पार्वती के रूप में अवतरित हुई। धर्मदास के चरित्र का आधार बना नाना के घर का सेवक मुसाई और चंद्रमुखी का उपादान जुटाया इस नर्तकी ने।
स्वयं शरतचंद्र ने कालिदासी के इस आभार को स्वीकार किया। इंपोर्टेंट कथन है। नेक्स्ट है, वह बाल विधवा थी और उस संकीर्ण युग की प्रथा के अनुसार उसे प्रकट रूप में उस सभा में भाग लेने का अधिकार हो ही नहीं सकता था। जब पुरुष ही लुक छिपकर यह काम करते थे तो नारी की स्थिति की कल्पना आसानी से की जा सकती है। लेकिन निरुपमा लिखती अवश्य थी और उसके भाई के द्वारा वे रचनाएं गोष्ठी में विचार उपस्थित की जाती थी। उस दिन कोई नहीं जानता था कि यह छोटी सी साहित्य गोष्ठी अनेक भावी साहित्यकारों को जन्म देने में सफल होगी। नेक्स्ट है, सुरेंद्र ने बड़े आश्चर्य से यह कहानी सुनी, लेकिन वह उस नीरदा को कभी देख नहीं पाया। कोई भी नहीं देख पाया। हाँ, चर्चा बहुत लोग करते थे। उसका प्रेम इतना मौन, इतना रहस्यमय था कि उसका ताप ही लोगों को छूता था। उसका रूप कभी किसी के सामने नहीं आ सका। नीरदा कभी कल्पना लोक के एकांत में उसके पास ऐसे आती जैसे नींद में चल रही हो। उसे लिखते देखती रहती, बोलती नहीं। शरत को यह मौन असह्य हो उठता। तब नीरदा एकाएक पास आ बैठती, कहती, सुनाओ तो क्या लिखा है। कहानी आई कहानियां हैं, सत्य कभी प्रकट नहीं हुआ। पर जाने दो धीरू को, नीरदा का एक नाम राज लक्ष्मी भी हो सकता है। उसे पार्वती और माधवी कहकर भी पुकारा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, किन किन नामों का से उसे पुकारा जा सकता है। तो यह भी हो सकता है कि यह नीरदा निरुपमा ही हो। उसकी रचनाएं पढ़ पढ़ कर अभिभूत होकर रहती थी और शरत उसकी कविताओं की प्रशंसा करता रहता था। इसी प्रशंसा के माध्यम से मन ही मन प्रेम का अंकुर सब बाधाओं को ठेलकर ऊपर आ रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि वह घर में अकेली थी। शरत बाहर बैठक में बैठा हुआ था। अक्सर वहीं बैठकर वह कभी पढ़ता तो कभी लिखता। और शरत मस्तक नीचा किए धीरे धीरे वहां से लौट आया। निरुपमा उससे इस बात के लिए क्षमा न कर सकी कि उसने अपने दादा से इसकी शिकायत की। दादा शरत के सहपाठी थे। उन्होंने सोचा होगा कि निर्धन, निरीह और तत्कालीन मानदंडों के अनुसार दुस्साहसी और दुराचारी शरत यह साहस कैसे कर सका। कोई सुन लेगा तो क्या होगा। क्या होगा नीति प्रायण सम्भ्रात परिवार की इस विधवा का। प्रेम की पीर पर अभी भी शरत को परेशान कर रही थी। उसकी प्रेमिका नीरदा उससे विमुख होकर भागलपुर से चली गई थी। उसने सुना था कि आबकारी के किसी दरोगा के साथ वह यहाँ आकर रहने लगी, इसलिए वह मुजफ्फरपुर आया था और एक दिन उसे ढूंढ ही लिया। लेकिन नीरदा ने उसकी ओर दृष्टि उठाकर देखा तक भी नहीं। प्रेम अंधा होता है। शरत अब भी यह विश्वास करता था कि नीरदा उससे प्रेम करती है। वह उसका पीछा करता रहा। परेशान होकर एक दिन नीरदा ने दरोगा से शिकायत कर दी। दरोगा ने उसी दिन शरत को पकड़ा और बहुत पीटा, इतना कि बहुत देर तक वह बेहोश पड़ा रहा। मालूम नहीं उसके बाद भी उसका भ्रम टूटा या नहीं। यह सारी कहानी एक विराट भ्रम है। नेक्स्ट है, माँ पहले ही चली गई थी। पिता भी चले गए। बड़ी बहन दूसरे घर की थी। शेष रह गए थे तीन छोटे भाई बहन और वह स्वयं। उसे अपनी चिंता नहीं थी। चिंता थी तो इन अबोध बालकों की। छोटी बहन सुशीला को मकान मालकिन बहुत प्यार करती थी। नेक्स्ट, ऐसी अनिश्चित और विपरीत परिस्थितियों में भी उसकी साहित्य साधना मौन रूप से चलती रही। चरित्रहीन का सृजन आरंभ हो चुका था। शरत तो अपने को छिपाने में ही आनंद पाता था। रंगून जाने के बाद भी उसने किसी से नहीं कही। उसे डर था कि उसके मित्र उसे जाने नहीं देंगे। लेकिन उसके सामने पूरा जीवन पड़ा था। उसके भाई बहन थे। उनका भार अब वह किस पर छोड़ सकता था। उसे किसी तरह जीविका अर्जन करना ही चाहिए। केवल अपने एक मामा देवी को ही उसे अपने इस निश्चय की सूचना दी थी। उसके पास पैसे भी तो नहीं थे। किसी तरह उसने किसी से भाड़े के रुपए उधार लिए और एक दिन सवेरे 4 बजे भवानीपुर के घर में से स्टीमर घाट की ओर चल पड़ा। बस अकेला देवी ही इसके साथ था। भाड़ा चुकाकर उसके जेब में 1-2 रुपया शेष रह गए। वह नहीं जानता था कि अब वह फिर भारत लौट भी सकेगा या नहीं। नेक्स्ट है, इसके अतिरिक्त एकांत में अध्ययन करने का उसका शौक निरंतर बढ़ता जा रहा था। एक दिन वही शौक सब कुछ परे धकेलकर सर्वोपरि उठा। तब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस पलायन के पीछे उसके लेखक बनने की मौन साधना ही छिपी हुई है।
स्वामी जी मुस्कुराए, उत्तर दिया, इस संसार में जिसको हम दुख कहते हैं वह तो वास्तविक दुख नहीं है, वह तो उसकी दीक्षा है। सुख पाते ही मनुष्य उसको भूल जाता है। व्यथा रूपी दुख पाने पर ही उसके मन में समझ आती है। शरत ने बहुमुखी प्रतिभा के धनी रविंद्रनाथ के समान न केवल साहित्य में बल्कि संगीत और चित्रकला में भी रुचि ली थी। यद्यपि इन क्षेत्रों में उसकी कोई उपलब्धि नहीं, पर इस बात के प्रमाण अवश्य उपलब्ध हैं कि कई वर्ष तक उसने चित्रकला की साधना की थी और बहुत से चित्र बनाए थे। वह नारी प्रचलित अर्थों में उनकी पत्नी नहीं थी। हिंदू रीति से बारात चढ़ाकर और अग्नि के चारों ओर फेरे लेकर उन्होंने उससे विवाह नहीं किया, लेकिन वह उनकी जीवन संगनी निश्चय ही थी। नेक्स्ट है, इसके बाद कहने को कुछ शेष नहीं रह जाता। शैव रीति से दोनों ने विवाह कर लिया। शायद यह कहानी राय रति इस तरह नहीं घटी, कैसे घटी यह कोई नहीं जानता, पर यह सच है कि वह विवाह समाज और कानून सभी प्रकार के विवाह से किसी प्रकार कम नहीं हुआ। लेकिन जब तक गाजे बाजे के साथ विधि विधान संपन्न हो तब तक समाज इस बात को कैसे स्वीकार करे। करे संवाहराव के बीच रहने वाले शरत ने तो स्वीकार कर लिया था। उसने मोक्षदा से कहा, आज से तुम हिरणमयी हो, तुम खरे सोने के समान हो, उस पर कभी भी किसी प्रकार का मैल नहीं जम सकता। तुम्हारे अंतर के उज्जवल रूप को मैंने देख लिया और वह मेरी शक्ति बनेगा। ये कथन किसका था? शरत चंद्र कहते थे मोक्ता से। अंग विशेष लोगों को खोलकर नहीं दिखाते, यह मैं जानता हूँ, किंतु घायल स्थान भी नहीं दिखाते, यह नहीं जानता। समाज में यदि कोई डॉक्टर है जिसका काम घाव की चिकित्सा करना है, वह क्या किसी की सुनता है? जो पक गया उसको बांधे रखना दूसरों के लिए देखने में अच्छा लग सकता है, लेकिन जिस आदमी के शरीर में घाव है उसको तो कोई सुविधा नहीं होती। केवल सौंदर्य सृष्टि के अतिरिक्त उपन्यास लेखक का और एक महत्वपूर्ण काम है। वह काम यदि घाव को देखना है तो वैसा करना ही होगा। ऑस्टिन, मेरी करेली एवं सारा ग्रेड ने समाज के अनेक घाव पर पर्दा उठाया, ठीक करने के लिए, केवल लोगों को दिखाकर भयभीत करने या मनोरंजन करने के लिए नहीं। तुमने लिखा कि चरित्रहीन दूसरे के नाम से प्रकाशित करना, इससे सबसे अधिक दुख हुआ। मैं क्या इतना हीन हूँ? अच्छा बुरा जैसा भी हूँ, इसका परिणाम मैं ही भुगतना चाहता हूँ। इतना कुरुचिपूर्ण तब तो निश्चय ही मेरे नाम से प्रकाशित होगा। नाम में क्या है? कौन यह लोभ करे? यह लोभ होता तो भाई चुप रहकर इतने दिन कष्ट न सहता। शरतचंद प्रथम से कहता है, जिस समय शरत ने कलकत्ता छोड़कर रंगून की राह ली थी तो उस समय वह तिरस्कृत, उपेक्षित और असहाय था। लेकिन अब जब वह 13 वर्ष बाद कलकत्ता लौटा तो ख्यात नाम कथा शिल्पी के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है। यानी कि अब क्या हो गए? शरतचंद जी जो थे वो प्रसिद्ध हो गए। वह नहीं रह गया, वे के पद पर प्रतिष्ठित हो चुका था। आरक्षणीय एक मार्मिक कथा है। पहले उसका अंत उन्होंने नायिका की आत्महत्या से किया। वह अत्यंत कुरूपा थी। उसकी मर्मांतक व्यथा से मुक्ति उसे जल में डुबो देने में ही लेखक ने समझी, परंतु ऐसा लगता है कि यह अंत तक न तो पाठकों को ग्राह्य हुआ और न ही लेखकों को ही अच्छा लगा, विशेषकर प्रकाशक को। शरत चंद्र के जीवन का स्वर्णयुग जैसे अब आ गया था। देखते देखते उनकी रचनाएं बंगाल पर छा गई। एक के बाद एक श्रीकांत प्रथम पर्व, देवदास, निष्कृति, चरित्रहीन और काशीनाथ पुस्तक रूप में प्रकाशित होते चले गए। एकादश वैरागी, श्रीकांत द्वितीय पर्व, गृहदाह, स्वामी दत्ता, आमर, आशय का लिखना और पत्रों में प्रकाशित होना भी चलता रहा। अपनी अपनी रुचि और दृष्टि से पाठकों और आलोचकों ने प्रत्येक रचना की सराहना की। चरित्रहीन में जिस नारी चरित्र की सृष्टि हुई उसकी समाज में कभी कमी नहीं रही। और फिर शरतचंद ने तो तभी के चरित्रहीन के चरित्र की धर्म प्राण हिंदू की तरह रक्षा की, लेकिन समाज में वे ही धर्म प्राण व्यक्ति उसके विरुद्ध हो उठे। उनमें दो नारियां भी थी, दोनों विधवाएं थी, एक प्रौढ़ा थी तो दूसरी युवती। अवसर पाकर वह युवती उनके पास आई, उन्हें प्रणाम किया, ऐसे देखने लगी जैसे बहुत दिनों से परिचित हो। मधुर स्वर में बोली, आपने मुझे बचाया, आप गुरु हैं, मैं आपकी विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ।
अवाक शरत बोले, मैंने तुम्हें बचाया? कब? कहाँ? मैंने तो कभी तुम्हें पहले देखा भी नहीं। युवती का रंग जैसा गोरा वैसी ही उसकी मुखश्री थी। उसने शरत बाबू को अपनी कहानी कह सुनाई। बोली, मेरे पिता बंगाल के बाहर किसी कॉलेज में अध्यापक हैं। जब मेरी उम्र 2 साल की थी तभी मेरी माँ मर गई थी। तब से पिता ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। विवाह 17 वर्ष की आयु में हुआ, लेकिन इसी कारण मैं केवल 3 दिन के बुखार से में मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैं फिर पिता के पास लौट गई। भुला रखने के लिए उन्होंने मुझे फिर से पढ़ाना आरंभ कर दिया। उनका एक छात्र था जो हमारे ही घर में रहता था। पिता उससे बहुत स्नेह करते थे। क्लास में किस दिन कौन सा लेक्चर होगा उसका हिसाब किताब उसी के पास था। सारी जरूरत की किताबें और नोट्स की कापियां भी वही ठीक रखता था। मैं उनसे गणित और साहित्य पढ़ती थी और इसी तरह 1.5 वर्ष बीत गया। इस मिलने जुलने के कारण हम दोनों में काफी परिवर्तन हो गया था। वह लड़का इस बात को समझता था। उसने एक दिन पिताजी से कहा, मैं अब नहीं पढ़ सकूंगा। पिताजी सब कुछ समझ गए। मुझ पर उन्हें क्रोध भी आया और इसलिए मुझे उन्होंने 12 नगर कलकत्ता भेज दिया। मगर मेरा दिल वहाँ अटका रहा। कुछ ही दिन बीते होंगे कि न जाने कैसे हम दोनों में चिट्ठी पत्री आरंभ हो गई और फिर वह लड़का भी एक दिन कलकत्ता आ पहुंचा। अब हम दोनों नियमित रूप से मिलने लगे। अंत में एक दिन वह भी आया जब हमने निश्चय किया कि कुछ भी हो, क्यों न हो, हम लोग कहीं भाग चलें और सदा के लिए एक हो जाएं। वह दिन भी निश्चित हो गया। यह तय हो गया कि उस रात मैं जागती रहूंगी। 2 बजे वह गाड़ी लेकर आएगा। नीचे जिस कमरे में मैं सोती हूँ उसकी खिड़की पर एक दस्तक देगा और मैं सदा के लिए घर से निकल जाऊंगी। एक क्षण के लिए वह लड़की रुकी और फिर बोली, उस दिन की बात मैं आसानी से नहीं भूलूंगी। वह सारा समय एक विचित्र बेचैनी, चिंता और उत्तेजना के बीच कट गया। अभी तो रात भर जागना था। शाम को मैंने अपने ममेरे भाई से कहा, मुझे लाइब्रेरी से एक अच्छा सा उपन्यास ला दो। सोचा था पढ़कर जागती रहूंगी, इसलिए मोटा सा उपन्यास लाने को कहा। वह एक उपन्यास ले आया। अच्छा खासा मोटा उपन्यास था। नाम था चरित्रहीन। पढ़ते ही मेरा कलेजा धड़कने लगा। सोचा, यह प्रकृति का कैसा परिहास है। क्या मैं चरित्रहीन होने तो नहीं जा रही। खाना पीना होने के बाद सभी सोने चले गए। मैंने किताब हाथ में लेकर कमरे की अगला बंद कर ली। पढ़ने लगी। जब किताब खत्म हुई तब रात के 2 बज रहे थे। तब तक मैंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। चरित्रहीन की किरणमयी ने मुझे उबार लिया। ठीक समय पर खिड़की पर दस्तक पड़ी। समझ गई कि वह आ गया। खिड़की पर आकर मैंने उनसे विनती की, मुझे क्षमा करो, मैं नहीं जा सकती। नेक्स्ट है, उस समय के उसके निराश मुख की वह छवि मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। लगा जैसे मैंने उसके पैरों के तले से धरती हटा ली। किसी तरह उसने कहा, सारा इंतजाम हो गया, रेल का टिकट भी खरीद लिया। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे अन्याय हुआ, मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं जा सकूंगी। नेक्स्ट है, विकल विवश वह थोड़ी देर तक वहां खड़ा रहा, फिर दीर्घ निश्वास खींचकर वहां से चला गया। उसके बाद उसका क्या हुआ मैं नहीं जानती। मैं भी अपनी इस नानी के साथ काशी चली आई। यहाँ आए आज साल भर हो गया। आज भी सोचती हूँ कि आपकी उस किरणमयी ने मुझे बचा लिया। आपका चरित्रहीन पढ़कर आपको देखने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन बाबा विश्वनाथ इतनी जल्दी यह मेरी इच्छा पूरी कर देंगे यह नहीं सोचा था। उस दिन आपका चरित्रहीन न पढ़ती तो आज कहाँ जाती, क्या दशा होती मेरी, सोच भी नहीं सकती। आपने मेरी रक्षा की, चिर कृतज्ञ हूँ। शरद चंद्र का मन उस दिन सचमुच ही गदगद हो उठा। कितनी गाली गलौज सुननी पड़ी थी उन्हें उसके लिए। नेक्स्ट है, यही पर दुख कातरता उनके साहित्य में मुखर हुई और इसी कारण वे इतने लोकप्रिय हुए। उनके पाठक जान गए कि श्रीकांत की आवारगी के बावजूद उन्हें भारी दुखों के बीच में से अपना रास्ता ढूंढना पड़ा और यह भी कि अन्याय को देखकर उनका क्रोध उफन उठता है। जैसे उनके विचारों के अंतराल में वैसे ही जीवन में भी पीड़ा की धारा प्रभावित होती जा रही है। नेक्स्ट है, शरत साहित्यकार थे और साहित्यकार प्राय राजनीति के दलदल से दूर रहता है, परंतु वे मानते थे कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन गांधी जी ने चलाया वह केवल शुष्क राजनीति ही नहीं, देश की मुक्ति का व्रत है। जो देश की दास्ता को सह सकता है वह साहित्य। महात्मा जी अपने आपने असहयोग रूपी एक अभेद अस्त्र का आविष्कार किया। अगर जनता सरकार से सहयोग न करे तो वह एक दिन
में ही समाप्त हो जाए, तब हम एक वर्ष में नहीं 24 घंटे में स्वराज ले सकते हैं। स्त्रियां बहुत नहीं थीं। शरदचंद्र ने उनके लिए भवानीपुर में नारी क्रम मंदिर की स्थापना की और उसके परिचालना का भार सौंपा देश बंधु की बहन उर्मिला देवी को। हमारे यहाँ कला में कल्याण और मंगल की भावना को प्रमुख स्थान दिया गया। इसलिए जिस कलात्मक सत्य की पृष्ठभूमि में यह भावना न हो, उसके प्रति मेरे मन में कभी आदर का भाव नहीं रहा। मैंने कला को कभी क्रीड़ा कौतुक के रूप में नहीं देखा। मैं उसे मनुष्य के जीवन की चरम साधना के रूप में मानता हूँ। शरदजीत कहते हैं, शरदचंद्र नाटककार नहीं थे, परंतु उनके उपन्यासों के नाट्य रूपांतरों ने बंगाली रंगमंच की दुर्दिन में रक्षा अवश्य की। रचनाओं की लोकप्रियता, कथा में नाट्य के तथ्यों की प्रधानता, पारिवारिक वातावरण और पात्रों में आत्मीयता, सामाजिक कृतियों पर प्रहार, यथार्थवादी अंतर्दृष्टि, प्रसाद गुण, प्रांजल, सरल, अंत स्पर्शीय भाषा, कितने सारे गुण उस शक्ति का आधार थे। लेकिन एक अवगुण भी था, हृदय पक्ष का असाधारण महत्व, भावुकता की प्रधानता। इसलिए चरम परिणति न्याय संगत नहीं रह पाती। उनके नाटकों में सोरची सर्वश्रेष्ठ है, इसका गठन कौशल निर्दोष है और कथा में माधुर्य है, लेकिन दूसरे नाटक उतने सफल नहीं हो सके। शरत बाबू ने अपने साहित्य में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया कि पुरुषों के बनाए हुए झूठे शास्त्र केवल स्त्रियों को बांध रखने की बेड़ियां हैं। जिस प्रकार उन्हें रोक रखकर उनसे सेवा लेने के खाली जाल हैं। सतीत की महिमा केवल स्त्रियों को बतलाई जाती है, पुरुषों के लिए कुछ नहीं। यह सब धोखा है। उसी अन्याय के प्रति उन्होंने युद्ध की घोषणा की। सचमुच वे जीवन भर लड़ते रहे। इसी कारण सही अर्थों में वे नारी जाति के मसीहा भी बन गए। इसी कारण बंगाल की नारियों ने उनका अभूतपूर्व अभिनंदन किया। उनकी 57वीं जन्म जयंती के अवसर पर उनका अभिनंदन पत्र भेंट करते हुए गदगद होकर उन्होंने कहा, पराधीन देश के अधपतित समाज की असहाय अंतपुरचारिणियों के हृदय की मूक आनंद वेदना को तुमने भाषा में मूर्त कर दिया। उनके दुर्गतिपूर्ण जीवन के सुख दुखों की सभी अनुभूतियों को निविड़ सहानुभूति में ढालकर तुमने साहित्य में सत्य करके प्रत्यक्ष करा दिया। तुम्हारी अनाविष्ट दृष्टि, सूक्ष्म पर्यवेक्षण सामर्थ्य, सुगंभीर उपलब्धि शक्ति तथा विचित्र मानव चरित्र की अंतल स्पर्शी अभिज्ञता ने निखिल नारी चित्र की निगूढ़ प्रकृति का गुप्तम पता पा लिया है। हे नारी चरित्र के परम रहस्य गाता, हम लोग तुम्हारी वंदना करती हैं। सब तरह का आत्मपमान तथा सब तरह की हीनता की हालत में भी नारी की प्राकृतिक विशेषताएं सब देशों के सब समाजों में मौजूद है। तुमने उसके अकृत्रिम रूप को प्रत्यक्ष किया, उसकी सत्य प्रकृति का अध्ययन किया। हे सन्नारियों के अंतर्यामी, हम तुम्हारी वंदना करती हैं। आज के इस विशेष दिन पर हम यह बताने आई कि हम तुम्हारा सम्मान करती हैं। हम लोग तुमको श्रद्धा करती हैं, हम तुमको प्यार करती हैं, तुमको हम लोग अपना करके ही समझते हैं। हे नारियों के परम श्रद्धेय मित्र, तुम हम लोगों को परम प्रिय हो, तुम हम लोगों के परम आत्मीय हो, हम तुम्हारी वंदना करती हैं। यहाँ पे नारी सम्मान दे रही है शरदचंद्र को। उन्होंने अनेक असहाय नारियों की न केवल आर्थिक सहायता की थी, बल्कि कईयों को अपने घर में आश्रय भी दिया। शिवपुर में एक युवक प्रतुल मुखर्जी को वे बहुत अरसे से जानते थे। उसने अपने परिजनों और मित्रों के विरोध के बावजूद दुर्गा देवी नाम की एक विधवा से विवाह किया। विरोध के उस वातावरण में दुर्गा देवी को शरत बाबू ने कुछ समय के लिए अपने घर में शरण दी थी और लिखना पढ़ना सिखाने की चेष्टा भी की थी। समाज के सभी वर्गों की नारियों में उनके सदा सहज और आत्मीय संबंध रहे। उनकी कहानियां सुनने को वे नारियां जैसे लालायित रहती थी। उनके कहने की भाव भंगिमा पर वे मुग्ध थी। उनके विचारों पर वे प्राण न्यौछावर करती थी। ऐसा निस्वार्थ, ऐसा उदार, ऐसा मुक्त मनुष्य अब से पहले उन्होंने कहाँ देखा था। उनकी इसी अगाध भक्ति के कारण तो वे उन्हें जान सके और उनके प्रति होने वाले अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर सके, उन्हें मनुष्य की मर्यादा दिला सके। पद दलित नारी को जिन्होंने मनुष्य के पद पर प्रदर्शित किया, वह शरदचंद्र इस बर्बर बर्ताव की बात सुनकर कैसे शांत रह सकते थे। लेकिन वे सज्जन अब भी विभ्रांत हो रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी प्रशंसा करने के बजाय शरदचंद्र उन्हें डांट क्यों रहे हैं।
कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके प्रत्यक्ष परिचय से परोक्ष परिचय अधिक सुगम होता है। शरत उस जाति के मनुष्य नहीं है। उनके पास जाकर ही उनको पाया जा सकता है। मेरी वह हानि हो गई, फिर भी उनसे मिलना जुलना या बातचीत करना नहीं हुई। ऐसा नहीं है, केवल मात्र मिलना नहीं, यदि पहचान हो सकती तभी अच्छा। समकालीन होने का सुयोग सार्थक होता हुआ नहीं, किंतु उसी समय विस्मयजनक आनंद से भरकर दूर से ही मैंने उनकी रचना की। बिंदो का लल्ला, विराज बहू, राम की सुमति, बड़ी दीदी, पढ़ ली है, सोचा है, मन का मनुष्य पा लिया। मनुष्य को प्यार करने के लिए इतना ही काफी है। जीवन संध्या में बचपन की याद को आना बहुत स्वाभाविक है। हिरणमयी देवी लोगों की दृष्टि में शरद चंद्र की पत्नी थी, पर वह मात्र जीवन संगनी। इस प्रश्न का उत्तर होने पर भी किसी ने उसे स्वीकार करना नहीं चाहा, लेकिन उसमें तनिक भी संशय नहीं कि उनके प्रति शरत बाबू का प्रेम सचमुच सचमुच में हार्दिक था। अल्प शिक्षिता, अनेक बातों से अनभिज्ञ, सरल प्राणा, ग्रामीण महिला हिरणमयी शरद चंद्र की प्रतिभा की तुलना में कहीं नहीं ठहरती थी। जब भी कोई उनसे शरद साहित्य के अमर नारी पात्रों की चर्चा करता तो हंस पड़ती, कहती, मैं मूर्ख, भला उनको क्या जानूं, तुम्हारे दादू ही जानते हैं। कितनी भोली थी वे, परंतु अपने अंतर के ऐश्वर्य निश्चल प्रेम से उन्होंने उस सर्वजन चित्त जयी कथा शिल्पी के चित्त को जीत लिया था। वह जितनी धर्मशीला थी, उतनी ही कोमल हृदय और सेवा परायणा थी, लेकिन वे शरद चंद्र के साथ कभी किसी मित्र या नातेदार के घर नहीं जाती थी। वे उन्हें सदा बहू या बड़ी बहू कहकर पुकारते रहे। वह सुंदर नहीं थी, किंतु उनकी दृष्टि में वह प्रेम का अंजन लगाती थी। वह उनके रूप की प्रशंसा करते न अघाते थे। कहते हैं, बड़ी बहू का रंग खूब गोरा न होकर भी उनके जैसी फिगर दे स्टीव बंगाली नारी में बहुत कम देखने को मिलती है। समय समय पर अपने मित्रों और प्रशंसकों को जो भी उन्होंने पत्र लिखे, उसमें उन्होंने बड़ी आत्मीयता के साथ अपने गृह जीवन की चर्चा की और अपनी सफलता का श्रेय बड़ी बहू को दिया। उनके पत्रों से यह पद भी पता चलता है लगता है कि हिरणमयी देवी उनके खान पान आने जाने पर भी अंकुश रखती थी। एक सेर तंबाकू 7 दिन चलाने का आदेश था, परंतु आयु बढ़ने के साथ साथ प्रेम का उच्छ्वास हार्दिकता और गहन आत्मीयता में बदल गया था। जीवन भर लेखनी के साथ उनका रक्त संबंध रहा था। अंतिम विदा के समय यह मानो अत्यंत प्रियजन की सबसे अंतिम स्पर्शानुभूति थी। एक दिन पूर्व उन्होंने अपनी वसीयतनामा भी लिखवा दिया, सब कुछ अपनी पत्नी हिरण्यमयी देवी के नाम कर दिया। उस दिन 16 जनवरी रविवार सन 1938 तदनुसार 2 माघ 1344 बंगाब्द और पौष पूर्णिमा का दिन था। सवेरे के 10 बजे भारत के अपराज्य कथा शिल्पी जनप्रिय साहित्यिक ने अंतिम सांस ली। उस समय उनकी आयु थी 61 वर्ष 4 माह। स्वयं एक दिन उन्होंने कहा था, मेरा जीवन अंत मानो एक उपन्यास ही है। इस उपन्यास में सब कुछ किया, पर छोटा काम कभी नहीं किया। जब मरूंगा निर्मल खाता छोड़ जाऊंगा, उसके बीच स्याही का दाग कहीं भी नहीं होगा। संध्या को 5:45 पर केवड़ा तल्ले में एक विराट जन समूह के सामने उनका भौतिक शरीर अग्नि को सौंप दिया गया। शेष रह गई बेशुमार अटपटी यादें और रह गया उनका विपुल साथ, जो अन्याय के विरुद्ध उनके सतत युद्ध का अमर साक्षी है। और साक्षी है उनके इस दावे का, मैं अनीति का प्रचार करने के लिए कलम नहीं पकड़ी, मैंने तो मनुष्य के अंतर में छिपी हुई मनुष्यता की उस महिमा को, जिसके सब नहीं देख पाते, नाना रूपों में अंकित करके प्रस्तुत किया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि यह जीवनी बहुत बड़ी थी।